नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। आज हम आए हैं मनीष सर आप लोग के सामने स्टडी विथ रिजल्ट के साथ सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी पेपर को लेकर, जिसमें आज हम शुरुआत करते हैं इतिहास, भूगोल, सब। उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र। आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज जो है एक एक करके नोट्स के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन, सब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ाते आगे चले जाएंगे। आज हम लोग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे कि इतिहास में कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र में कितने चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर पढ़ेंगे, भूगोल में कितने चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत स्टडी विथ रिजल्ट के साथ, और हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास 10th में। और ये क्लास 10th के लिए ही जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास चलाई जा रही है स्टडी विथ रिजल्ट के साथ, और मैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम मनीष सर हुआ और मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके सामने आया हूं स्टडी विथ रिजल्ट के साथ। तो आप लोग बच्चे यूट्यूब पे जाइए, स्टडी विथ रिजल्ट के साथ कंप्लीट क्लास 10th के बैच को परचेज करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप अपने साथ साथ अन्य बच्चों को भी बताएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस टीम आपके साथ बात करेगी, आपके साथ आपके नोट्स, आपके पीटीटी, आपके पीडीएफ, सभी कुछ आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे क्लास 10th को लेकर। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th बिहार बोर्ड, हम लोग हिंदी मीडियम में ये बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का। और वो इस बार 2027 में जो क्लास 10th का बोर्ड देंगे उसके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर आज आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान, इसी के अंतर्गत चारों सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, चारों सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, तो हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। सामाजिक विज्ञान को कितने भाग में? 4 भाग में बांटेंगे, जिसको हम लोग सोशल साइंस पेपर, एसएसटी पेपर के रूप में जानेंगे। इसमें जो पहला पेपर होगा, पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इतिहास का अर्थात हिस्ट्री का। जब जो हम लोग जो पहला पेपर देखेंगे वो होगा इतिहास, अर्थात इसे अंग्रेजी में हम लोग हिस्ट्री के रूप में जानेंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री के रूप में इसे जानेंगे इतिहास को। फिर हम लोग दूसरा पेपर देखेंगे राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस। दूसरा हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे में आएंगे तो कहते हैं, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स के रूप में। अर्थशास्त्र अंग्रेजी में से बोलेंगे इकोनॉमिक्स। फिर हम लोग चौथे सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, चौथे सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हम लोग बोलेंगे इसे भूगोल, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। तो आज हम लोग देखेंगे कुल मिला के कि इतिहास में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। इतिहास में आपको 8 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में। पहले हम चैप्टर वाइज आपको बता दें कि इतिहास के अंतर्गत 8 कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे इतिहास के अंतर्गत, तो उसमें इतिहास में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। आप लोग पेन कॉपी लेके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक एक सब्जेक्ट को एक एक चैप्टर के साथ आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट्स भी बताएंगे, नोट्स भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। उसके बाद जो 18 साल, 15 साल, 14 साल का जो क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड करवाया हुआ है उसके साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास में। और इतिहास में पहला चैप्टर जो है वो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग पहला चैप्टर के रूप में क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड जो 2027 में बोर्ड देने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इतिहास का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर के रूप में हम लोग आएंगे तो कहता है कि समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर के रूप में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।
उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर के रूप में देखेंगे कि सर इतिहास जो क्लास 10th का आप पढ़ाने आ रहे हैं उसमें तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कौन सा चैप्टर? तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, अर्थात पूरा इतिहास राष्ट्रवाद को लेके ही पढ़ाएंगे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये तीसरा चैप्टर के रूप में क्लास 10th 2027 का जो आप बोर्ड देने वाले हैं उसमें इतिहास में हम लोग तीसरा चैप्टर ये पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर के रूप में आएंगे कि अध्याय सर इतिहास में चौथा कौन सा पढ़ाने वाले हैं। काफी वीवीआई चैप्टर है और वो है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें जो दो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, काफी वीवीआई चैप्टर है और सब इस इतिहास का जो जानदार चैप्टर बोलेंगे वो काफी वीवीआई चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। फिर हम लोग बात करेंगे पांचवा चैप्टर के रूप में इतिहास का। कौन सा चैप्टर होगा? तो अर्थव्यवस्था और आजीविका। हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को देखते हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका, अर्थात आजीविका शब्द का मतलब हम लोग बताएंगे तो कहेंगे किस प्रकार से आप भरण पोषण करेंगे उसको हम लोग आजीविका बोलते हैं। तो जो पांचवा चैप्टर है वो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इतिहास के जो क्लास 10th का आज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस हुए हैं मनीष सर के रूप में, जो सामाजिक विज्ञान पेपर स्टडी विथ रिजल्ट के साथ आप देख रहे हैं आज, तो आज हम पांचवा चैप्टर भी देखेंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका। फिर हम लोग इतिहास के छठा चैप्टर आएंगे जो अध्याय 6 होगा। वो छठा चैप्टर जो होगा आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र जो है धीरे धीरे शहरीकरण के रूप में आएगा, उसके रूप में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और शहरी जीवन किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो क्लास 10 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जो इतिहास का छठा चैप्टर के रूप में क्लास 10th के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के हम लोग 8 चैप्टर इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे 7वां चैप्टर इतिहास का कौन सा पढ़ा रहे हैं सर। क्लास 10th जो बिहार बोर्ड 2027 में देने वाले हैं स्टडी विथ रिजल्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी विषय हैं आपके सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास चलाई जा रही है। आप लोग को कहीं से कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सभी टीम एक्सपीरियंस वाले हैं, जितने भी शिक्षक हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, ऑनलाइन का ऑफलाइन का। आज हम लोग इतिहास का 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, व्यापार और भूमंडलीकरण। इस प्रकार से व्यापार करते हैं, व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं। हम लोग अपनी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं। किसी अन्य देश में बनी हुई चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध हो जाती है, किसी अन्य देश की बनी चीज़ें हमारे देश में उपलब्ध हो जाती है और हमारे देश की बनी चीज़ें दूसरे देश में उपलब्ध हो जाती है। किस प्रकार से होती है? कोई सामान चीन में बनता है, कोई सामान उत्तरी कोरिया में बनता है, कोई दक्षिणी कोरिया में बनता है, कोई जापान में बनता है और हमारे पास भी उपलब्ध हो जाता है। चाहे वो फोटोस्टेट की मशीन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कैमरा हो, किसी भी प्रकार की हम लोग डिवाइस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, किसी प्रकार के अंतरिक्ष विमान की बात करते हैं, तो कैसे किसी अन्य देश का विमान हमारे देश में हम लोग खरीद कर उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग ये भूमंडलीकरण के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं, भूमंडलीकरण कहलाएगा। उसी को हम लोग वैश्वीकरण के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में भी पढ़ते हैं। अंतिम चैप्टर जो इतिहास का होगा वो होगा प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। 8वां चैप्टर जो होगा वो होगा प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं, हम लोग 8वां चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। कुल मिला के आपका जो बिहार बोर्ड का ये एसएसटी पेपर में इतिहास है वो राष्ट्रवाद शब्द को लेकर काफ़ी प्रोत्साहित है। तो हम लोग बात करेंगे इतिहास में कुल मिला के बिहार बोर्ड में 8 चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग बात करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग बात किए, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर के रूप में,
दूसरा चैप्टर जो है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। और अंतिम और इतिहास का अंतिम चैप्टर है क्लास 10th के लिए प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। हम लोग बात करेंगे 8वां चैप्टर के रूप में प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये कुल मिला के आपका इतिहास हमने आज बताया कि 8 चैप्टर आपको इतिहास के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। हम लोग स्टडी विथ रिजल्ट के साथ जुड़े रहेंगे। अब हम लोग बताएंगे कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग कितने चैप्टर को सर कवर करने वाले हैं, कितने चैप्टर देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड स्पेशल हिंदी मीडियम की बैच जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर हम आए हैं। मेरा नाम मनीष सर हुआ और हम आप लोग को स्टडी विथ रिजल्ट के साथ सामाजिक विज्ञान पेपर पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग फिर राजनीति शास्त्र के बारे में बात करेंगे कि सर राजनीति शास्त्र में कितने चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं, कितने राजनीतिक शास्त्र इसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं सर क्लास 10th के लिए जो आप पढ़ाने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत वो सब चैप्टर है, नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यह जो हमारा लोकतंत्र है इसमें सत्ता की साझेदारी के रूप में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी प्रथम चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के रूप में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अर्थात किस प्रकार से इसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो लोकतंत्र है उसमें ऊंच नीच वर्ग का किस प्रकार से समावेश है, बड़े लोग, अमीर लोग, गरीब लोग किस प्रकार से समावेशित करके और हम लोग लोकतंत्र का बीजारोपण किए हुए हैं। हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के ही अंतर्गत कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है। हम इसी लोकतंत्र में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने इस परिभाषा को काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। बिहार बोर्ड एक नंबर का ये सवाल पूछता ही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है, यह कथन किसका है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन साहब, उन्हीं के द्वारा ये बातें बताई गई थी। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को देखेंगे पहला चैप्टर में। दूसरा में देखेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। जब हम लोग साझेदारी कर लेंगे, जब सत्ता में साझेदारी की प्रणाली जो हम लोग बात करते हैं कि जब सर ठीक है सत्ता में साझेदारी की प्रणाली के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, तो सत्ता में साझेदारी की प्रणाली के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सत्ता में साझेदारी करेंगे और उस अंतर्गत हम लोग काम कैसे करेंगे। निम्न जाति, उच्च जाति, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है, जो दूसरा चैप्टर है, वो पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इतना आसान नहीं है किसी चीज में, लोकतंत्र में भी प्रतिस्पर्धा है, अर्थात कंपटीशन है और संघर्ष भी है। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, इस शब्द का मतलब हुआ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा शब्द को अंग्रेजी में हम लोग कंपटीशन बोलते हैं कि लोकतंत्र में भी प्रतिस्पर्धा है, अपने हक की लड़ाई के लिए लोग लड़ता है, प्रतिस्पर्धा है एवं संघर्ष है। जो नेता बेहतर काम करते हैं वो हर बार चुने जाते हैं, जो नहीं किए काम वो एक बार चुने जाते हैं, 5 साल दिल्ली की सरकार में रह जाते हैं, बिहार की सरकार में रह जाते हैं, फिर अगले बार उसे विधायक या सांसद प्रणाली में लाया ही नहीं जाता। तो लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा वाला भी है। आप बेहतर काम करेंगे जनता आपको चाहेगी, आप बेहतर काम नहीं करेंगे 5 साल आप जनता को बेवकूफ़ बना लो, फिर उसके बाद आपको सत्ता में लाने वाली जनता नहीं है। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे। संघर्ष भी है, जो अच्छे लोग हैं वो जमीनी स्तर से मेहनत करते हैं, फिर अच्छे पायदान पे पहुंचते हैं, अर्थात लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष भी है। हम लोग बात करेंगे राजनीति शास्त्र के अध्याय नंबर 4 के बारे में। तो कहता है राजनीति शास्त्र में अध्याय नंबर 4 जो लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में, लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हमने तीसरा चैप्टर के रूप में देखा। चौथा में पढ़ेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष तो तीसरा था। चौथा जो चैप्टर है वह है लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां
लोकतंत्र की उपलब्धियां। पांचवा चैप्टर है कुल मिला के आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र में हम लोग 5 अध्याय पढ़ने वाले हैं और पांचवा है लोकतंत्र की चुनौतियां। पांचवा जो अध्याय होगा वो होगा लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो कुल मिला के हम लोग 5 अध्याय पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों आज बात किए कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 पेपर को हमने देखा, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र, 2 विषय हम देख चुके हैं, उसके सिलेबस को हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। अब तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो है अर्थशास्त्र अर्थात उसको हम लोग इकोनॉमिक्स के रूप में जानेंगे। हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, जिसमें हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल 7 अध्याय पढ़ने वाले हैं। कितने अध्याय? 7। तो एक एक करके हम लोग पेन कॉपी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक एक अध्याय को अपने साथ लिखेंगे और एक एक अध्याय का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्नों को समावेश करते हुए आपके सामने हम उपस्थित होंगे। क्वेश्चन बैंक विथ ऑब्जेक्टिव के साथ, विथ सब्जेक्टिव डिस्कशन के साथ हम उपस्थित होंगे। एक एक चैप्टर का जब नोट्स पढ़ा देंगे उसके बाद उसी के साथ हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी करवा देंगे। जो अभी तक बिहार बोर्ड पूछा हुआ है 18 साल 15 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछे हुआ है उस चैप्टर से अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद से, अलग अलग चैप्टरों से, वो सभी आपके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे आप जुड़ेंगे स्टडी विथ रिजल्ट के साथ। हम लोग अर्थशास्त्र के सिलेबस को आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं आज, और ये अभी से इससे पहले हम लोग इतिहास और राजनीति शास्त्र के सिलेबस आपके सामने हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब तीसरा अध्याय के रूप में हम लोग तीसरे किताब के रूप में आएंगे तो कहता है अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसके अंतर्गत हम लोग 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 7 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। जो पहला चैप्टर है वो क्या है? अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास। विकास का इतिहास। तो अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे कि सर अर्थशास्त्र जानेंगे किस प्रकार से इकोनॉमिक्स है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसी पे टिकी हुई है कि हम लोग बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत हमारे घर की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, आय कितना आया, पिताजी कितने कमाए, उसमें से व्यय अर्थात खर्च कितना हुआ, जो बच गई वो बचत के रूप में आएगा। और हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय, व्यय और बचत के रूप में बात करेंगे। जितना धनराशि आती है उसको हम लोग आय के रूप में बात करेंगे, जो धनराशि खर्च हो गई उसको हम लोग व्यय के रूप में बात करेंगे, और जो कुछ बचा हुआ है उसे हम लोग बचत के रूप में बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सब चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर में हम लोग आएंगे कि अर्थव्यवस्था क्लास 10th का जो सर आप पढ़ाने वाले हैं उसमें दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम लोग बात करेंगे इसमें कि किसी राज्य की आय क्या होगी, किसी राष्ट्र की आय क्या होगी। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसी में हम लोग बात करेंगे। राज्य एवं राष्ट्र की आय में हम लोग बात करेंगे कि जितनी देश की जनसंख्या है, जितनी देश की जनसंख्या है वो कितना धनराशि अर्जन करता है, और जितनी धनराशि अर्जन किया, जितनी जनसंख्या है उससे भाग दे देंगे। फिर उसके बाद जो आपका निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होता है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या होती है। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे मुद्रा, बचत एवं साख। इसी के अंतर्गत तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा, मुद्रा, बचत, मुद्रा, बचत एवं आय। हम लोग तीसरे अध्याय के रूप में पढ़ेंगे मुद्रा, बचत एवं साख अर्थात क्रेडिट के रूप में हम लोग तीसरे अध्याय के रूप में जानेंगे। चौथा अध्याय के रूप में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चौथा चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। अभी हम ये बता रहे हैं सिर्फ चैप्टर के रूप में, सबको डिस्कशन के साथ सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं,
उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से गैर संस्थाएं, गैर वित्तीय संस्थाएं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं उसके अंतर्गत किस प्रकार से धनराशि उपलब्ध करवाती है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्त से भी हम लोग लेते हैं धनराशि, वो किस में आएगा, कौन सी वित्तीय होगी, तो गैर वित्तीय संस्थाएं वो है। किसी सेठ से लेते हैं तो वो गैर वित्तीय संस्थाएं हैं। किसी साहूकार से लेते हैं, गैर वित्तीय संस्था है। वही धनराशि अगर हम बैंक से लेते हैं वो वित्तीय संस्थाएं हैं। कैसी संस्थाएं हैं सर? वो वित्तीय संस्थाएं हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे अंतर्गत मुद्रा, बचत एवं साख में। फिर उसके अंतर्गत हम बात करेंगे हमारी वित्तीय संस्थाएं के रूप में। हम बात करेंगे अब पांचवा चैप्टर जो अर्थव्यवस्था का है। चौथा चैप्टर हमने देख लिया था, क्या था, हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा चैप्टर के रूप में हम लोग बात करेंगे तो पांचवा चैप्टर है हमारा रोजगार एवं सेवाएं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार एवं सेवाएं। किस प्रकार से रोजगार अर्जन की जाएगी, किस प्रकार से सेवाएं उपलब्ध की जाएगी, तो रोजगार एवं सेवाएं हम लोग पांचवा चैप्टर के रूप में देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का। छठा चैप्टर जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, छठा चैप्टर जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में उसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन, और हिंदी में उसे वैश्वीकरण बोलते हैं। सातवां चैप्टर जो होगा इसी वैश्वीकरण के अंतर्गत आपको बताए कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात हमारे देश की जो वस्तु बनी हुई है वो अन्य देश में बेचते हैं, अन्य देश की बनी हुई वस्तुएं हमारे देश में बेची जाती है। ये वैश्वीकरण का ही एक साधन है। सातवां हम लोग जानेंगे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, इस शब्द का मतलब हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता, एक शब्द आया है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उपभोग या उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। चाहे वो आप बिस्किट खाते हैं तो आप बिस्कुट के उपभोक्ता होते हैं, या उपयोग करते हैं बिस्किट खाने के रूप में तो आप उपभोक्ता हुए। किसी वस्तु का उपयोग करते हैं उस वस्तु के लिए आप उपभोक्ता हुए, तो उपभोक्ता जागरण, तो आप वस्तु जो आप उपयोग करते हैं वो वस्तु अच्छी है, नकली है या कॉपी की हुई वस्तु है, ये कैसे पता चलेगा कि असली है सर या नकली है? इसके लिए बहुत सारे जो है टैग जो है वो दिया गया है। सोना को कैसे पहचानेंगे, कृषि यंत्र को कैसे पहचानेंगे, कोई जो खाद्य सामग्री है उसको कैसे पहचानेंगे, तो सरकार अलग अलग टैग का प्रयोग किया हुआ है। जैसे सोना के लिए हम लोग हॉलमार्क सोना का प्रयोग करते हैं। मम्मी जो है मौसी के साथ सोना खरीदने जाती है तो किस प्रकार की सोना का प्रयोग करते हैं, तो जाते हैं दुकान पे, बोलती है मौसी कि हॉलमार्क सोना दिखलाइए। कौन सा? हॉलमार्क। अर्थात सोना की शुद्धता के लिए किस मार्क का प्रयोग करते हैं, तो हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग फिर अलग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थ को पहचानने के लिए मार्क का प्रयोग किया गया, किस प्रकार से कृषि सामग्री को पहचानने के लिए मार्क का प्रयोग किया गया। तो ये उपभोक्ता जागरण में है। इसी को संरक्षण अर्थात बचाया कैसे जाएगा, एक शब्द आता है संरक्षण। कुल मिला के हम आपको इतिहास के पूरे अध्याय को हमने बतलाया कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग 8 अध्याय को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोग 5 अध्याय को पढ़ने वाले हैं, और अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग 7 अध्याय को पढ़ने वाले हैं। इसी के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आपका भी और बचा हुआ है टॉपिक डिस्कशन के साथ, अर्थात उसका सिलेबस क्या होगा सर, तो भूगोल जो है, ज्योग्राफी आपका बचा हुआ है। उस ज्योग्राफी के चैप्टर को देखेंगे कि कितने अध्याय आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। काफ़ी बेहतर है, भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि भूगोल का क्या सिलेबस है सर, ज्योग्राफी का, भूगोल का क्या सिलेबस है, उसको भी थोड़ा डिस्कशन कर लें। जितने सिलेबस आपको हमने बताया है सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को, एक एक अध्याय को हम पूरी नोट्स के साथ, पूरी ऑब्जेक्टिव सेक्शन के साथ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ, लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। मैं मनीष सर स्टडी विथ रिजल्ट के साथ हमेशा एसएसटी पेपर को लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और आज हम लोग देखेंगे भूगोल के बारे में कि कितने चैप्टर क्लास 10th के लिए पढ़ना जरूरी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिसके अंतर्गत बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा टॉपिक से सवाल उससे पूछता है, वो भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी हम लोग बात करेंगे
पहला अध्याय के रूप में भूगोल का, तो कहता है कि भारत, पहला अध्याय भूगोल के रूप में आएंगे तो कहता है पहला जो अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन की बात करते हैं तो हमारा प्राकृतिक ये जो संसाधन है ये दो प्रकार का है। कुछ प्रकृति में पहले से विद्यमान है तो प्राकृतिक संसाधन, कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया है तो मानव निर्मित संसाधन। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और उस संसाधन का प्रयोग कैसे करेंगे तो इसमें हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि जो संसाधन है चाहे वो मानव द्वारा बनाया गया हो, प्राकृतिक में पहले से विद्यमान हो अर्थात प्राकृतिक संसाधन हो, उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में कितने संसाधन है, किस प्रकार से संसाधन है, उसका उपयोग कितना विवेकपूर्ण करना है, समझदारी के साथ करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसके अंतर्गत देखेंगे। अब ये जो पहला अध्याय है ना उसको जो है 5 अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला चैप्टर है उसको 5 अध्याय जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, 5 सब चैप्टर को सब चैप्टर यानी कि अध्याय को उप अध्याय में बांट के रखा है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो पहला जो होगा, एक पहला चैप्टर के अंतर्गत जो क होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधन। क में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो आपका है, पहला अध्याय जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके अंतर्गत ही हम लोग क, ख, ग, घ, अंग ये सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उपाध्याय पढ़ने वाले हैं। तो क में हम लिखवाए कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन अर्थात पहले से प्रकृति में विद्यमान या उपस्थित संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि सर जल संसाधन फिर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन अर्थात प्रकृति में ये भारत में उपस्थित जल संसाधन का प्रयोग किस प्रकार से है, कौन कौन से जल संसाधन है। कुछ भूमिगत होगा, कुछ भूमिगत होगा अर्थात जमीन के अंदर मिलेगी, कुछ सतही जल संसाधन होगा यानी भूमि के ऊपर अर्थात सतह के ऊपर मिलेगा, उसको हम लोग जल संसाधन के रूप में ही प्रयोग करेंगे। बात करेंगे जल संसाधन का प्रयोग किस किस रूप में करते हैं। सिंचाई के रूप में करेंगे, बिजली उत्पादन के रूप में करेंगे, अलग अलग संसाधन का प्रयोग हम लोग जल संसाधन के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क और ख देख लिए तो ग के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए क में, ख में जल संसाधन पढ़ लिए। अब बचा क्या है सर? तो वन एवं वन प्राणी संसाधन, वन भी पढ़ेंगे एवं इसमें वन में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं उसको वन्य प्राणी संसाधन बोलेंगे कि वन में उपस्थित जो जीव जंतु हैं वन प्राणी संसाधन। अर्थात पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके अंतर्गत हम लोग क पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, ख पढ़ेंगे जल संसाधन और ग पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। अब हम लोग घ के रूप में आएंगे। सर प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिए, जल संसाधन पढ़ लिए, वन एवं वन प्राणी संसाधन पढ़ लिए, तो घ के रूप में हम लोग बात क्या करेंगे सर? तो अब हमारा बेटा खनिज संसाधन बच गया है। क्या बचा हुआ है? खनिज संसाधन। इसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज सभी के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे किसकी मात्रा कितनी उपलब्ध है, भारत में किस राज्य में किस खनिज की मात्रा कितनी उपलब्ध है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो खनिज संसाधन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शक्ति ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतिम अंगः के रूप में शक्ति ऊर्जा संसाधन। घ के रूप में क्या पढ़े थे? खनिज संसाधन। अंगः के रूप में पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ेंगे बेटा? शक्ति। घ के रूप में पढ़ लिए, अंगः के रूप में पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति ऊर्जा संसाधन। हम लोग बात किए थे कि शक्ति ऊर्जा संसाधन के रूप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो देखेंगे ऊर्जा का संसाधन के रूप में कौन कौन सा वस्तु, कौन कौन सा साधन हमारे पास उपलब्ध है, उस संसाधन को हम लोग शक्ति ऊर्जा संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। तो हम लोग बात किए इतिहास के बारे में, कुल मिला के उसमें 8 अध्याय पढ़ना था। हम लोग बात किए राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, कुल मिला के उसमें 5 अध्याय पढ़ना था।
हम लोग बात किए अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुल मिला के 7 अध्याय पढ़ना था। अब हम लोग बात किए अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय के रूप में, अंतिम पुस्तक के रूप में सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो हमारा भूगोल रहा। और भूगोल के अंतर्गत हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं कि पहला जो अध्याय है वो है भारत, संसाधन एवं उपयोग। उसी के अंतर्गत हम लोग देखें प्राकृतिक अर्थात जो चैप्टर अध्याय है उसी के अंतर्गत उप अध्याय को जोड़ा गया है, अर्थात क, ख, ग, घ और अंगह के रूप में जोड़ा गया है। क के रूप में आपका है प्राकृतिक संसाधन, ख के रूप में उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जल संसाधन, ग के रूप में पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन, घ के रूप में पढ़ेंगे खनिज संसाधन और अंगह के रूप में पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। अंगह के रूप में क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति ऊर्जा संसाधन। तो कुल मिलाकर अभी एक चैप्टर आपका सिर्फ ज्योग्राफी का हमने आपको बतलाया। फिर हम लोग दूसरे अध्याय को देखेंगे। तो एक के बाद दूसरा जो अध्याय होगा वो अध्याय होगा पूर्ण रूप से कृषि के बारे में, अर्थात एग्रीकल्चर चैप्टर को आपको पढ़ना है, कृषि चैप्टर को पढ़ना है दूसरे अध्याय के रूप में। तीसरा जो हम लोग अध्याय पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत वो होगा निर्माण उद्योग, अर्थात उद्योग के बारे में इसमें पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग अर्थात इसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर के रूप में। फिर हम लोग बात करेंगे कि सर हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए, कृषि के बारे में पढ़ लिए, उद्योग के बारे में पढ़ लिए, तो अब और कौन कौन सा चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ना है? तो बेटा चौथा जो चैप्टर होगा, चौथा जो अध्याय होगा 4 नंबर अध्याय, वो आपका होगा 4 नंबर में परिवहन, संचार एवं व्यापार। क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसको लिख भी देते हैं, परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, जिस साधन से जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपका परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हैं वो आपका परिवहन कहलाता है। जिस साधन से जाते हैं वो आपका परिवहन साधन कहलाता है। जिस साधन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको परिवहन संसाधन बोलते हैं, परिवहन साधन बोलते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना परिवहन कहलाता है। आप जिस माध्यम से जाते हैं उसको हम लोग परिवहन साधन बोलते हैं। चाहे आप साइकिल से गए तो परिवहन का माध्यम साइकिल हो गया। आप एक जगह से दूसरे जगह ऑटो से गए, हवाई टुकटुक से गए, तो वो साधन जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन है वो आपका हवाई टेम्पो हो गया। जब बस के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो परिवहन का साधन बस हो जाता है। तो ये आपका जो थल हम लोग स्थल वाला संसाधन के रूप में, स्थल परिवहन साधन के रूप में बात की। हम लोग बात करेंगे कि जल परिवहन संसाधन के रूप में या जल परिवहन साधन के रूप में सर क्या क्या है? तो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पानी जहाज की बात करते हैं, जहाज के माध्यम से हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग वायुयान के माध्यम से बात करते हैं तो वायु जहाज के बारे में बात करेंगे तो वो वायु माध्यम का साधन हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवहन हम लोग 3 माध्यम में करते हैं, स्थल माध्यम से, जल माध्यम से और वायु माध्यम से। तो परिवहन के अंतर्गत हम वही पढ़ाने वाले हैं इसके अंतर्गत। फिर हम लोग बात करेंगे संचार का। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह सूचना जो है हम कैसे पहुंचाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह सूचना कैसे पहुंचाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह सूचना पहुंचाना संचार कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह सूचना पहुंचाना संचार कहलाता है। जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो संचार का माध्यम होता है। चाहे वो माध्यम रेडियो के रूप में हो, वो माध्यम टेलीविजन के रूप में हो, वो माध्यम न्यूज़पेपर अर्थात अखबार के रूप में हो, वो माध्यम आपका मोबाइल के माध्यम से हो, वो माध्यम अलग अलग माध्यम जिसको हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से हो। ये आपका जो संचार, एक जगह से दूसरे जगह सूचना पहुंचाने को हम लोग संचार कहते हैं। जिस माध्यम से पहुंचाते हैं उसे संचार माध्यम कहते हैं। बिहार बोर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन VVI के रूप में पूछता है कि सबसे सुगम संचार का माध्यम क्या है? सबसे सुगम संचार का माध्यम क्या है? अगर वो ऑप्शन के रूप में रहे तो अगर पूछ दे टेलीविजन, पूछ दे मोबाइल फोन, पूछ दे जो है सो बस माध्यम से, पूछ दे वायुयान माध्यम से, तो उसमें संचार का माध्यम जो एक जगह से दूसरे जगह होगा वो सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे आसान जो माध्यम होगा और सबसे प्रचलित जो माध्यम होगा वो होगा मोबाइल फोन संचार माध्यम के रूप में। कि हम लोग मोबाइल फोन से एक जगह से दूसरे जगह सूचना काफी सुगमता पूर्वक हम लोग दे पाते हैं।
उसके बाद हम लोग परिवहन, संचार एवं व्यापार के रूप में, तो एक टॉपिक को व्यापार के रूप में हम लोग बात किए, अर्थात किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय करना, किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय करना व्यापार कहलाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो अध्याय नंबर 4 है ज्योग्राफी का, उसमें परिवहन, संचार एवं व्यापार के अंतर्गत हम लोग अलग अलग बातों को अलग अलग इसी स्वरूप में डिस्कशन करेंगे। पांचवा, अब हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। इतना जितनी बातें थी वो भारत के बारे में, अन्य राज्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे सोना की मात्रा अधिक है, कहाँ पे चांदी की मात्रा अधिक है, कहाँ पे अभ्रक की मात्रा अधिक है, कहाँ पे लोहा की मात्रा अधिक है। तो ये पूरे भारत के बारे में हम लोग बात करें। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जितना अध्याय हमने पढ़ा उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पांचवा अध्याय के रूप में, और पांचवा अध्याय के रूप में बात करेंगे बिहार कृषि एवं वन संसाधन। क्या बात करेंगे? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसके अंतर्गत हम लोग बिहार के बारे में ही बात करेंगे कि बिहार में सर कृषि की स्थिति कैसी है, अर्थात बिहार में जो कृषि है, खेती है, वो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब हम लोग बोलते हैं बैकबोन, अर्थात बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि व्यवस्था पे टिकी हुई है। तो हम लोग बात करेंगे बिहार में कृषि के बारे में। एवं वन संसाधन, तो बिहार में वन कितना प्रतिशत में है, कितने प्रतिशत होने चाहिए, उसकी औसत में हम लोग नहीं है, इसीलिए 100 समय वर्षा नहीं होती है, 100 समय मौसम परिवर्तन नहीं होता है। वन संसाधन कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होना चाहिए, इसके अंतर्गत बिहार कृषि एवं वन संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत भी उप अध्याय को जोड़ा गया है, क ख ग के रूप में बिहार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत क जो होगा, अर्थात तो अध्याय के अंतर्गत उप अध्याय को जोड़ा गया है, क के अंतर्गत होगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। लेकिन बिहार के बारे में ही पढ़ेंगे कि बिहार में खनिज की व्यवस्था कैसी है, ऊर्जा संसाधन कैसा है। तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, लेकिन ये बिहार के बारे में ही पढ़ेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये बिहार के बारे में है कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के रूप में जानेंगे। ख जो होगा, अध्याय का उपाध्याय जो होगा, क हमने देख लिया, ख के रूप में हम लोग बात करेंगे। तो ख के रूप में देखेंगे कि ख बिहार के अप्रॉक्स में बिहार के बारे में क्या पढ़ना है। तो ख में पढ़ेंगे बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे बिहार में उद्योग व्यवस्था कैसी है। तो बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार उद्योग एवं परिवहन, किस प्रकार से बिहार में उद्योग व्यवस्था है, किस प्रकार से बिहार में परिवहन का साधन है, ये सभी व्यवस्था को हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार में उद्योग की व्यवस्था कैसी है आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। तो बिहार में उद्योग व्यवस्था को देखेंगे, बिहार में परिवहन संसाधन को देखेंगे कि परिवहन व्यवस्था कैसी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गौ नंबर में बिहार के अंतर्गत ही कहता है बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, यानी बिहार के बारे में ही पढ़ने हैं बेटा। और बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार में जनसंख्या, अर्थात बिहार की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, कहाँ विरल है, कहाँ सघन है, कहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहाँ की जनसंख्या घनत्व कम है। ये इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण, बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण में, अर्थात बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण से हम लोग धीरे धीरे करके कस्बा, कस्बा से हम लोग शहर, शहर से छोटे शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, फिर हम लोग नगरीकरण के रूप में उसको विकसित किए। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अंतिम अध्याय जो है इसका, उसके बाद जो छठा चैप्टर है अंतिम अध्याय के रूप में, वह है मानचित्र अध्ययन। छठा चैप्टर जो होगा वो अध्याय के ज्योग्राफी के अंतर्गत होगा, अंतिम अध्याय है। उसके बाद आपदा प्रबंधन बच जाती है। तो छठा जो चैप्टर है वो है मानचित्र अध्ययन, अर्थात पर्वत का आकार कैसा है, पठार का आकार कैसा है, जो सफ़ेद दिखेगा वो क्या कहलाएगा, जो हरियाली या हरा घास के भांति दिखेगा वो क्या कहलाएगा। मानचित्र अध्ययन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें कलर का हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, किस कलर किस रंग के अंतर्गत किस चीज़ को दर्शाया जाता है, वो हम लोग मानचित्र अध्ययन के रूप में
देखेंगे। तो ये जो अभी हम लोग देखे थे ज्योग्राफी का ये जो भाग हम लोग देखे हैं, ये इस प्रकार से हम लोग देखे हैं। तो ये खंड क हो गया, क्या हो गया ज्योग्राफी का? खंड क। और खंड क के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के आपके 6 चैप्टर 6 अध्याय ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी पढ़ना है, आपदा प्रबंधन को छोड़कर। फिर हम लोग आपदा प्रबंधन के रूप में डिस्कशन करेंगे कि आपदा प्रबंधन अर्थात खंड ख के अंतर्गत ज्योग्राफी में कौन कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं, खंड ख। और इससे पहले जितना बताए हैं वो खंड क के अंतर्गत बताएं। क्या बताए हैं? खंड क कितना सिलेबस था? वो इतिहास का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का। अंतिम जो आपको बता रहे हैं वो भूगोल के रूप में आपको बता रहे हैं, उसका खंड क आपको बतला दिए हैं। खंड ख के अंतर्गत आपको बताएंगे एक पहला अध्याय जो होगा वो होगा आपदा एक परिचय, अर्थात इसमें हम लोग आपदा के बारे में बात करेंगे। आपदा एक परिचय, आपदा एक परिचय अर्थात आपदा के बारे में बात करेंगे। इसमें उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, परिचय के रूप में देखेंगे। आपदा के अंतर्गत उसी में हम लोग बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी सभी इसमें देखेंगे आपदा के रूप में। फिर हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फिर अगले अध्याय में हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। तो आज पहला जो आपका अध्याय था ज्योग्राफी का खंड क के रूप में वो बता दिए। खंड ख के रूप में बता रहे हैं आपदा एक परिचय के रूप में, उसमें हम लोग बाढ़, सुखाड़, सुनामी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग दूसरा जो अध्याय खंड ख के अंतर्गत देखेंगे वो देखेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा अर्थात प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। भगवान प्रकृति के द्वारा वो आपदा आएगी जिसपे हमारा आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उसी आपदा को हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलेंगे। तो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम लोग प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के अंतर्गत इसमें बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे एवं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से बिहार की स्थिति के अंतर्गत, भारत की स्थिति के अंतर्गत बाढ़ एवं सुखाड़ है। तो आपदा प्रबंधन में बाढ़ को भी पढ़ेंगे, सुखाड़ को भी पढ़ेंगे। तीसरा जो अध्याय है खंड ख के अंतर्गत वो तीसरा अध्याय है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन तो पढ़ेंगे ही, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। और उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के अंतर्गत, और उसमें पढ़ेंगे भूकंप एवं सुनामी के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है? भूकंप एवं सुनामी। और इसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाएंगे कि समुद्र के किनारे, महासागर के किनारे जब भी होगा वो उसका उत्तर सुनामी ही होगा। तो हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में भूकंप एवं सुनामी। अध्याय 4 जो हम लोग देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के रूप में वो होगा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक अर्थात जीवन को रक्षा करने वाला जीवन रक्षक, जीवन को रक्षा देने वाला जीवन रक्षक। आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक का मतलब होगा आकस्मिक, आकस्मिक प्रबंधन। आकस्मिक शब्द का मतलब है अचानक, आकस्मिक शब्द का मतलब क्या होगा? अचानक। प्रबंधन का मतलब होता है अंग्रेजी में उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, और प्रबंधन का मतलब होता है किस प्रकार से आप किसी बात का प्रबंध करते हैं, किसी वस्तु का प्रबंध करते हैं उसको प्रबंधन बोलते हैं। कोई वस्तु जरूरी है उसको किस प्रकार से आप प्रबंध कर पाते हैं उसको प्रबंधन बोलते हैं। पांचवा जो अध्याय होगा आपदा के अंतर्गत वो पांचवा अध्याय है आपका आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में, किस काल में? आपदा काल में। आपदा काल में वैकल्पिक अर्थात कोई ऑप्शन नहीं है, कौन कौन सा ऑप्शन बच जाता है? तो वैकल्पिक, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो हम लोग अध्याय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देखेंगे कि आपदा काल में, इस काल में आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में आप देखेंगे
कभी भूकंप आती है तो सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाती है। फिर भी कुछ सैटेलाइट फोन वगैरह सब काम करता है, प्रशासन हमारे साथ जुड़ी हुई रहती है। तो हम लोग आपदा काल में वैकल्पिक अर्थात कौन कौन सी व्यवस्था का उपयोग हम कर सकते हैं। अंतिम है आपका आपदा और सह अस्तित्व। जो अंतिम अध्याय है आज के लिए आपका वह है आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व अर्थात आपदा के साथ आपका अस्तित्व क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपदा और उसका अस्तित्व क्या है इसके अंतर्गत। तो आज हम लोग जुड़े थे स्टडी विथ रिजल्ट के साथ यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज एसएसटी पेपर अर्थात सोशल साइंस पेपर बाय मनीष कुमार उसके द्वारा आपको मनीष सर के द्वारा आज बतलाया गया सिर्फ सिलेबस को। हम लोग अगले क्लास में अब जुड़ेंगे इतिहास के चैप्टर नंबर 1 के रूप में, यूरोप में राष्ट्रवाद के रूप में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टडी विथ रिजल्ट के साथ, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। धन्यवाद।